हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि गुजरात मॉडल क्या है और उसका हकीकत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं और जोर शोर से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तो गुजरात मॉडल के बारे में जबरदस्त चर्चा हो रही है। दोस्तों, विश्व में 3 प्रकार के मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल है वाशिंगटन मॉडल और जिसका बेसिक फीचर है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ ऑल टैरिफ्स, डीरेगुलेशन, फिस्कल डिसिप्लिन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत संरचना में निवेश किया जाए, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन वाशिंगटन मॉडल के अलावा डेंग सियाओपिंग, जो माओ त्से-तुंग के बाद में चाइना के सर्वेसर्वा हुए, उन्होंने 1976 में चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाया और उन्होंने वन कंट्री टू इकोनॉमी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी रहा 1976 से पहले, लेकिन डेंग सियाओपिंग ने चाइना की इकोनॉमी को दूसरे कंट्रियों के लिए खोल दिया और उसका बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट इकोनॉमी से लिंक कर दिया गया। और एक तीसरा मॉडल है सैंटियागो मॉडल, जिसको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स डी वोल्फेंसॉन ने इजाद किया था। ये सैंटियागो कहाँ है? ये चिली, लेटिन अमेरिका के देश चिली का राजधानी है। और इस सैंटियागो मॉडल का विशेषता यह है कि यह इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, जिसमें कि सोशल डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। अर्थात ग्रोथ तो होना ही चाहिए, साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनका भी विस्तार होना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक ग्रोथ के दर को पहुंचाई जा सके। मतलब गरीबी हटाओ एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इस मॉडल में। और चौथा मॉडल के हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा 2015-16 के बजट में दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा जो बजट है वो कॉर्पोरेट तो है, लेकिन इसके साथ साथ प्रो रूरल भी है। अर्थात आज की तारीख में कैपिटलिज्म इज नॉट ओनली सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बल्कि उससे वह एक इनकम जनरेशन का औजार हो गया है। तो दोस्तों, गुजरात मॉडल आखिर है क्या? गुजरात मॉडल बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, अर्बनाइजेशन की बात करता है, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करता है और इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट या विकास की बात करता है, हायर ग्रोथ ऑफ इनकम की बात करता है ताकि उत्तरोत्तर तेजी से आमदनी में वृद्धि हो सके। तो आज मैं इस बात का मूल्यांकन करूंगा कि क्या गुजरात मॉडल अपनी कामयाबी में सफल हुआ है या उसमें कुछ कमी है। तो आइए इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, गुजरात हमारे देश के कुछ चंद महत्वपूर्ण राज्य में से है जो सबसे ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित राज्य है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजरात देश में नंबर 1 है। उसी तरह से सेरामिक, सीमेंट,
ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, रिफाइनिंग, इन सभी इंडस्ट्री में गुजरात का जबरदस्त दबदबा है। 2020-21 में गुजरात का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी 19.44 लाख करोड़ था, अर्थात 240 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और जीडीपी के मामले में गुजरात का देश में तीसरा रैंक है, महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद। 2021-22 में गुजरात में जीडीपी ग्रोथ 17.4% था, जो कि एक जबरदस्त कामयाबी है। जीडीपी पर कैपिटा 2020-21 में 2,41,507 रुपया गुजरात का था और इसका रैंक हिंदुस्तान में 10वां था। लेकिन 16.63% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे में हैं, जबकि केरल में 0.71% है, हिमाचल में 7.62% है और पंजाब में 5.59% है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी 20% है, इंडस्ट्री का हिस्सा 43% है और सर्विसेज का 37% है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसीलिए टोटल गुजरात का जो वर्क फोर्स है उसका 20.8% लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, उनको वहां पर रोजगार मिलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह से चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है विश्व स्तर पर, तो गुजरात हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसे अन्य राज्यों में भी विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा क्यों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पर कैपिटा इनकम गुजरात का 2,12,830 रुपया है और यह कर्नाटक और हरियाणा से नीचे है। तो कहने का आशय यह है कि इंडस्ट्री के मामले में गुजरात बहुत ही ज्यादा विकसित राज्य है। लेकिन अगर गुजरात को आप देखेंगे मैप पर तो आपको पता चलेगा कि जो भी इंडस्ट्री है वो सारे इंडस्ट्री मतलब अधिकांश इंडस्ट्री सेंट्रल गुजरात में लोकेटेड है। तो पूर्वी गुजरात या पश्चिमी गुजरात के लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी को वहां ज्यादा वोट नहीं मिलते और 182 सीट में से बीजेपी कभी 150 सीट पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो गुजरात का जो विकास हुआ है वो लोपसाइडेड है, एक पक्षीय है। जहां पर सेंट्रल गुजरात, जहां पर की अहमदाबाद सूरत का क्षेत्र आता है, वलसाड का क्षेत्र आता है, वो तो बहुत ज्यादा विकसित है। लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं जहां पर की ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है और इसी कारण से ये ट्राइबल बीजेपी को वोट नहीं देते। अब गुजरात की जो कृषि की क्या स्थिति है दोस्तों, कैश क्रॉप के मामले में गुजरात नंबर 1 है। जैसे कॉटन के उत्पादन में ग्राउंड नट, टोबैको, सीसम। हालांकि गुजरात में वर्षा का भारी अभाव रहता है, फिर भी कैश क्रॉप के माध्यम से वहां के किसानों ने जबरदस्त रूप से कृषि को विकसित किया है और यही कारण है कि जीडीपी में कृषि का हिस्सेदारी 20% है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि डेयरी उद्योग में गुजरात नंबर 1 पर है और डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मामले में, अमूल के मामले में गुजरात एशिया का नंबर 1 स्टेट है। दोस्तों, कृषि और उद्योग के समग्र विकास होने के कारण से 2001 से लेकर 2013 के बीच में गुजरात ने 10% से अधिक के मान से वार्षिक वृद्धि किया है। तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ 10% से ज्यादा हुआ और एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। मनमोहन सिंह की सरकार में 2-3 बार 2008 या 2009 के समय में ऐसा आया था जब भारत की
इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 9% तक पहुंची थी। बाकी समय कभी भी 7%, 6% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं रहा, जबकि गुजरात का 2001 से लेकर 2013 के बीच में लगातार 10% एनुअल ग्रोथ रहा है। हालांकि अभी 10% ग्रोथ रेट नहीं है, थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जब हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं, सामाजिक क्षेत्र की, जिसमें कि न्यूट्रिशन में पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्मिलित होते हैं, वहां पर गुजरात ने अपेक्षाकृत विकास नहीं किया है। जैसे 72.9% महिला केवल स्कूल कभी अटेंड किया है, बाकी 27.1% महिलाओं ने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। जबकि केरल के लिए यह 95.5% है, हिमाचल के लिए 81% और तमिलनाडु के लिए 80.4%। ये 2019 और 20 का ज्यादा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कारगर काम करने की जरूरत है। इसी तरह 74% गुजराती महिला सैनिटरी फैसिलिटी का उपयोग करती है, मैंने सैनिटरी पैड वगैरह का इस्तेमाल करती है। अगर हम दूसरे राज्य से तुलना करें तो हम क्या पाते हैं कि केरल में 98.7%, पंजाब में 86.6% और हरियाणा में 85% महिला सैनिटरी फैसिलिटी या नैपकिन का इस्तेमाल करती है। 39% हाउस होल्ड में एक मेंबर को हेल्थ इंश्योरेंस है गुजरात में, जबकि अगर आप इसकी तुलना राजस्थान से करें तो वो हम पाते हैं कि 87.8% हाउस होल्ड में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा है 71.4% और आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा है 70.2%। 39.7% ऐसे बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं, जबकि पंजाब में 16.9%, केरल में 19.7% और उत्तराखंड में 21%। इसी तरह से 39% चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका कि स्टंटेड ग्रोथ है, मतलब एज के अनुपात में उनके हाइट में वृद्धि नहीं हुई है। और केरल में यह 23.4%, पंजाब में 24.5% और तमिलनाडु में 25%। 21.8% गुजराती गर्ल 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले उनकी शादी हो जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 5.4%, केरल में 6.3%, पंजाब में 8.7%। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, इसका आंकड़ा कितना 20.4% और गुजरात का रैंक यहां पर 23वां है 30 स्टेट में, जबकि टॉप जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड। ड्रॉप आउट का प्रतिशत सेकेंडरी लेवल पर गुजरात में है 23.8%, जबकि हिमाचल में, केरल में, उड़ीसा से भी यह बहुत ज्यादा है। तो यहां पर गुजरात का रैंक है 24वां भारत के राज्यों में। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि ड्रॉप आउट की प्रतिशत को घटाना जरूरी है। वातावरण को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न प्रकार के जोखिमपूर्ण गैस होते हैं, हैजार्डस वेस्ट होते हैं, उसमें भी गुजरात का नंबर 1 स्थान है। और प्लास्टिक वेस्ट के मामले में तो हिंदुस्तान में इसका 4था रैंक है। केवल 80% इंडस्ट्री वाटर ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, बाकी के इंडस्ट्री इसका उपयोग नहीं करते हैं, और यह भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। फॉसिल फ्यूल के मामले में भी गुजरात तीसरे नंबर का स्टेट है जो सबसे ज्यादा इसका उपयोग करता है। दोस्तों, अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानवीय विकास सूचकांक की सूची आई थी, उसमें भारत को 191 देशों में 132वां रैंक दिया गया, और ये पोस्ट कोविड का मूल्यांकन है। आप जानते होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 4 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, और वो है पर कैपिटा इनकम, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कोई व्यक्ति कितना दिन जीवित रहता है, और तीसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये 4 जो फैक्टर है उसे मिला करके SBI का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो गुजरात का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो कितना है 0.672। हालांकि हिंदुस्तान के HDI जिसका कि मूल्य है 0.633 उससे ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि जिस तरह से गुजरात आर्थिक क्षेत्र में लगातार वृद्धि कर रहा है 1960 के दशक से, और यह राज्य एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है, तो अगर उसी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक आहार के क्षेत्र में अगर गुजरात विकास करेगा तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 8 से ऊपर होगा, और ऐसी स्थिति में वह किसी भी पश्चिमी विकसित देश के बराबरी कर सकेगा। तो दोस्तों यहां पर यह जरूरी है कि समग्र विकास इंक्लूसिव ग्रोथ जो सेंटियागो मॉडल है, जो कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, वह गुजरात में भी निश्चित रूप से लागू होना चाहिए, और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने अभी बताया कि गुजरात में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो एक पक्षीय हुआ, लोप साइडेड डेवलपमेंट हो गया है। सेंट्रल गुजरात तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया है, लेकिन जो पूर्वी गुजरात है जहां पर कि ट्राइबल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, या पश्चिमी गुजरात जहां आदिवासी रहते हैं, वहां पर उतना विकास नहीं हुआ है। तो इस तरह की विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि रीजनल डिस्पेरिटी मतलब क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके और गुजरात को नंबर 1 का राज्य बनाया जा सके। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपना टिप्पणी जरूर अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।